अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की इकोनॉमी अपडेट्स। इकोनॉमी में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की एक मिसाल है, एक जो वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है, इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड सोन यू हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड द मोस्ट। कि अगर आप ऐसी चीजें खरीदेंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं या आपकी जेब इजाजत नहीं देती, तो बहुत जल्द आपको वो चीजें बेचनी पड़ जाएंगी जिनकी आपको अशद जरूरत है, जो कि आपकी जिंदगी के लिए निहायत ही अहम और जरूरी है। अब सर, पाकिस्तान का मसला ये है, थोड़ी सी पाकिस्तान की कहानी में पीछे जाके आपको 50 60 70 साल से, जिसमें तेजी ज्यादा जो है वो भुट्टो दौर से पहले कुछ मामला बेहतर थे, नेशनलाइजेशन ने गड़बड़ की। उसके बाद जिया साहब का दौर आया जिसमें हमें मुफ्त के डॉलरों की आदत पड़ गई। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके बाद पोस्ट जिया दौर करप्शन का वो मीनार बनाए हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने, कि स्टैंडर्ड हर साल लगातार बीच कर रहे हैं और हर बंदा दूसरे से ज्यादा करप्ट आ रहा है और करप्शन चल रही है। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं इकोनॉमी की कहानियां आपको सुनाऊंगा। पहले फेज के अंदर ये काम शुरू हुआ कि जी गैर जरूरी ब्रिजेस, रोड्स, प्रोजेक्ट्स, लोन्स लेकर इंटरनेशनली डॉलरों में वो आपने बनाए जो आप अफोर्ड नहीं करते थे। आप समझेंगे कि आपके पड़ोस में मर्सिडीज है किसी के पास, और आपके पास टोयोटा है या होंडा है, और आप अफोर्ड नहीं करते, लेकिन आपका मकान आपके नाम पे अब्बाजान बना के दे गए हैं, आप उसे प्लेज करा के आप बैंक से लोन लेके मर्सिडीज ले लेंगे। उसकी किस्तें कुछ महीने तो बड़ी वाहवाकार होगी, और उसके बाद जब किस्तें आपसे नहीं दी जाएंगी तो मर्सिडीज भी जाएगी, और जो उसके ऊपर जो पाइल अप हुआ होगा लोन वो भी आपको अदा करना पड़ेगा, और शायद आपको अपना घर भी फरोख्त करना पड़ेगा। जैसे कि पंजाबी की एक कहावत है बड़ी, इतनी को महजब कहावत नहीं है, लेकिन वो अब हमारे हालात भी को महजब नहीं रहे जिस हिसाब से हमारे साथ हो रहा है। वो है, मज बेच के कोड़ी लई, दुध पीनो गए लिद चुकनी पई। इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं उर्दू में या इंग्लिश में, कुछ लोग पंजाबी नहीं समझते, कि एक आदमी के पास भैंस थी, उसका दूध भी बेचता था और बच्चे भी पालता था, कुछ बेचता था, कुछ उसके बच्चे भी खाते पीते थे। उसको किसी को देख के जोश चढ़ा और उसने घोड़ी खरीद ली। तो घोड़े में से तो दूध तो निकलना नहीं था, तो उल्टा घोड़े की मालिश और उसके अखराजात चारे के भी पड़े, और जो घोड़े की गंदगी है वो भी साफ करनी पड़ी। तो जब तक इंसान की हैसियत ना हो, उसे एक्स्ट्रा मोटरवेज, उसे एक्स्ट्रा ब्रिजेस नहीं बनाने चाहिए, और उन ब्रिजेस मोटरवेज के जरिए जो कमीशन मिलता है उससे प्रॉपर्टियां नहीं खरीदनी चाहिए किसी भी मुल्क में। तो आप खुद आगे, आप खुद समझदार हैं। मैं वो कहूँगा शेख रशीद की तरह कि मैं अक्लमंदों से मुखातिब हूँ, बेवकूफ़ों से नहीं। ठीक है जी। तो वो इसलिए ओवर एक्सपेंशन की गई थी, जहां से कहीं ट्रेन चली तो कहीं बस सर्विस चली तो कहीं कुछ चला तो कहीं कुछ चला। उसका मकसद सिर्फ ये था कि बड़े बड़े गैर जरूरी प्रोजेक्ट्स और उनमें से बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कमीशंस और जो कर्जा है वो पाकिस्तान के सर पे चढ़ता रहा। उसके बाद दूसरा मसला, ये तो एक्सटर्नल डेट में बता दूं कहां जाया किया। अब इंटरनल डेट की तरफ आता हूं। हमारे जो गवर्नमेंट की ओवर स्पेंडिंग है, आप इतनी सरकारी गाड़ियां, शानो शौकत, इतने बाहर के ममालिक में सरकारी नौकरी, मैंने आज तक, मुझे 33 ममालिक में फिरा, मैंने किसी बंदे को वहां पे सरकारी नौकरी को आइडियलाइज करने को नहीं देखा। सिर्फ पाकिस्तान में, ये सब कॉन्टिनेंट में इधर आइडियल जो है उसको समझा जाता है, क्योंकि काम भी नहीं करना और रिश्वत हर चीज की लेनी है। एक्सटॉर्शन है, आधे पैसे जेब में डालने, आधे ऊपर पहुंचानी है। क्योंकि टॉप का अफसर भी साथ मिला हुआ है। 70 80, मैं हर एक को करप्ट नहीं कहूंगा, बड़े बड़े ऑनेस्ट लोग हैं, मैं खुद जानता हूँ, बहुत ऑनेस्ट हैं जिन जिन और वो इतने सफेद पोश हैं। मैं उस बहस में नहीं जा रहा। अभी तो ये हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी खराब कैसे हो। तो वो रिश्वत ही लेनी है, काम करना कोई नहीं बगैर रिश्वत के। और रिश्वत को छुपाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि प्लॉट ले लो, उसकी कीमत जो है करोड़ है तो 10 लाख दिखाओ। अब कोई थोड़ा बहुत फर्क आया है, लेकिन अभी भी छुप जाते हैं पैसे। और उससे भी ज्यादा माजी में मजा था कि सास के नाम ले लो, पड़ोसन के नाम ले लो, ड्राइवर के नाम ले लो, मेड के नाम ले लो, उससे पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवा लो। जब बेचना होगा आपको मुख्तारनामा आम और मुख्तारनामा खास तैयार करके रख लो। जब बेचना होगा तो मुख्तारनामे को इस्तेमाल करके रजिस्ट्री करा देंगे आगे। तो वो कैश का कैश ही रहा, और वो बच्चों को यूरोप भेज दिया, अमेरिका भेज दिया, और वो खाया। तो लिहाजा खूब प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, प्लॉट प्लॉट गेम इस मुल्क में खेली गई है। इतनी प्लॉट प्लॉट गेम खेली गई है कि स्वाय प्लॉटों के कुछ भी नहीं रहा।
अब हम आते हैं ज्यादा दौर से चलते चलते दरमियान की जो रोलर कोस्टर राइड है उससे पहुंचते हुए मैं मुशर्रफ दौर पे आऊंगा। मुशर्रफ दौर में आकर उन्होंने दोबारा प्रॉपर्टी ही एक ऑप्शन छोड़ दी, पूरा मुल्क प्रॉपर्टी डीलर बन गया। आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो 50 महकमे आपके पास नोटिस देने आ जाते हैं। इंडस्ट्री को गैस महंगी, इंडस्ट्री को बिजली महंगी, इंडस्ट्री को लोन महंगा, इसलिए कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। प्लॉट कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता। मिल मालिकान मैं जानता हूँ, कई बड़ी बड़ी मिलों के मालिक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने जनाब अपनी मिलें फरोख्त की हैं। मैंने पूछा क्या है, उन्होंने कहा यार आराम से प्लॉट उठा लेते हैं, कुछ अरसे के बाद बेच के नई जगह शिफ्ट कर लेते हैं, वो एक प्लॉट बेचते हैं, उससे हमारे घर का खर्चा निकल आता है साल का, आराम से बैठ के खा रहे हैं, ना मुलाजमों की खिलखिल है ना कोई चीज। तो जो कौमें, इसीलिए कौमें जो है फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन चीजों में ये इनकी प्रायोरिटीज में नहीं है। वो तो नेक्स्ट डोर मुल्क जो है वो बेवकूफ हैं जो अरबों रुपए के मंसूबे लगा रहे हैं। हम तो प्लॉट जो है ना, खेतों के अंदर भी प्लॉट हम बेचेंगे, फलाना टाउन तो टमकाना टाउन तो ये थे वो। उसके बाद एक और चालाकी का गेम शुरू हुई। अमेरिका ने तो फिर डॉलर कस दिए, मुफ्त के जंग जब खत्म हो गई, उन्होंने कहा भाई मुफ्त के जो डॉलर थे वो तो अब नहीं मिलेंगे। फिर क्या किया कि चाइना से अंडर इनवॉइस करके हुंडी के जरिए 100 रुपए की चीज के 50 रुपए कैश भेज दिए बाहर, 50 रुपए की एलसी खोली, उससे माल मंगाया अंडर इनवॉइस करके, टैक्सेस भी नीचे किए, और लोकल प्रोडक्शन जो थोड़ी बहुत थी उसको भी उड़ा के रख दिया। वो इस बेस पे उड़ गई कि बगैर ड्यूटियों के जो इम्पोर्ट का माल है उस पे, लेकिन आपने लोकली जो है आपने 100 किस्म की ड्यूटीज लगा रखी हैं, लिहाजा लोकल प्रोडक्शन जो है वो वायबल ही ना रही। अब ये जो अयाशियां, ये जो चीजें हम करते रहे हैं मुगलों की सल्तनत की तरह, सुनने में ये आया है, हिस्ट्री कहती है कि मुगल शहनशाह जो है वो आखिरी दौर पे औरतों के लिबास पहन के डांस किया करते थे उसके अंदर, महल के अंदर। तो यही कुछ हमारे भी हुक्मरानों ने किया कि हर जगह उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पैसे इकट्ठे कहाँ से करने हैं। पैसे इकट्ठे करने के बाद वो पैसे जो है उन्हें बाहर शिफ्ट कैसे करना है, कुछ जहाजों में, कुछ लॉन्चों में, कुछ एक्ट्रेसों के जरिए। आप लोग अखबारें अगर पढ़ते हैं तो आपको समझ आ गई होगी कि डॉलर जहां इकट्ठा होता है उसको डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है और वो मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है और वहां पे जायदादें खरीदी जाती हैं। दुबई में बड़े बड़े महल हैं इनके पास, ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्पेन में इन्वेस्टमेंट है, यानी उन्होंने मुल्क भी बांटे हुए हैं। पॉलिटिशियनों का एक ग्रुप है जो स्पेन, थाईलैंड और इन मुल्कों में इन्वेस्ट करता है, दूसरा ग्रुप है जो ऑस्ट्रेलिया में करता है, तीसरा ग्रुप है जो यूनिवर्सल है, जिनके पास चूंकि अमाउंट इतनी ज्यादा है, वो दो तीन बड़े जो प्लेयर हैं उन्होंने पूरी दुनिया उनके लिए ओपन है। और वहां पे जो इनको इश्यूज आती हैं वहां ये कैसीनोज में जाके होल्डिंग कंपनीज के जरिए उस पैसे को वाइट कर लेते हैं। मेरी सारी जिंदगी कॉर्पोरेट सेक्टर में गुजरी है और मुझे पता है कि पैसा वाइट कैसे ही लोग करते हैं। किसी के नाम होल्डिंग कंपनी जो होती है वो आपको ओरिजिनल मालिक का बताती नहीं है। जो वेस्ट है उसने लॉ ऐसे बनाए हुए हैं कि वहां पर भी जो बड़े लोग हैं वो खुल के क्राइम करते हैं जो उनका दिल करता है और उस पैसे को वो, वरना ये ड्रग मनी और जो ये इस तरह की मनी है ये कैसे जो है वो उस पर इतने बड़े बड़े बिजनेसेस और पैलेसेस खड़े हैं। ये एक अलग डिबेट है। हम फिर अभी हम पाकिस्तान की इकोनॉमी में बात कर रहे हैं, जनरल इकोनॉमी में बात नहीं कर रहे। प्लॉट प्लॉट हो गया, अंधी करप्शन हो गई, इंडस्ट्री को वायबल ना किया गया, इंडस्ट्री जो है वो डाई होनी शुरू हो गई। अब जब आपने इतने कर्जे लिए हैं तो आपको डेट जाहिर है उसका सूद देना पड़ता है। अब जब आपने उसका सूद देना है तो उसके लिए आपको और कर्जा लेना पड़ता है। जब आप कर्जे पे कर्जा लेके आप, जाहिर है कि कैपेसिटी है ना बैंक की कर्जा देने की, जब आप आखिर में उस कर्जे के ऊपर बिल्कुल पहुंच जाते हैं तो फिर आईएमएफ आपको कहता है कि आप तमाम सब्सिडीज बंद करें। सब्सिडीज इंग्लैंड में भी दी जाती है, अमेरिका में, वहां पे भी जो ट्यूब ट्रेन है उस पर ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी है। लेकिन जब मुल्क की फंड जो उनका हेल्थ प्रोग्राम है अब उसका भी बड़ा बुरा हाल है। वो खैर अलग डिबेट है, वो फिर कभी करेंगे, अभी हम पाकिस्तान की बात करते हैं। तो तमाम तर जब आप सब्सिडीज रिमूव करते हैं और मर्सीलेसली टैक्सेस लगाते हैं, ऑयल पर और चीजों पर लेवाइज लगाते हैं, तो वो जो है वो महंगी हो जाती है। जब वो महंगी हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऊपर चली जाती है और उससे आपकी इंडस्ट्री और प्रोडक्शन को और नुकसान पहुंचता है। लेकिन अब चूंकि आपने कर्जा देना है तो आप वही, ये पंजाबी जिम्मेदार की कहानी हमने छोटे होते पढ़ी थी, या इंडियन फिल्में, आप मदर इंडिया देख लीजिए, साहूकार कैसे ट्रैप करते हैं आपको। उस जमाने में होता था बनिए ट्रैप करते थे, तो बनिए कैसे ट्रैप करते हैं, उसी तरीके से ये पाकिस्तान ट्रैप हुआ है।
इंडस्ट्री इसके जो अंडर इन्वॉइसिंग इसके अंदर फैक्टर है, और जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की, अगर आप कमिश्नर हाउसेज और जो आईजी हाउसेज और जो एसएसपी हाउसेज आप जाकर देखें तो 200 कनाल 100 कनाल का है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वहाँ होटल बन सकते हैं मोस्ट। फिर गाड़ियों का मोटर गेट जैसे यहाँ निकलता है, वो आप सोच ही नहीं सकते, सरकारी लल्ले तलल्ले ऐसे हैं कि प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद पाकिस्तान स्टील, रेलवे और पीआईए जैसे कमाऊ कूद जो हैं, उनसे गवर्नमेंट जान नहीं छुड़ाती, उल्टा टैक्स पेयर का, आम मिडिल क्लास के बंदे को टैक्स इसलिए दिया हुआ लगाया हुआ है कि वो इनका बोझ उठाए और इन इनएफिशिएंट लोगों के ऊपर जो है वो पैसा खर्च करें। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड जॉइंट वेंचर्स की जो अपॉर्चुनिटीज थी जो कि कई बार बनी, उनको मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया गया। उसकी वजह ये है कि नेक्स्ट मुल्कों के नाम नहीं लूंगा, जो लॉबीज हैं वो उन्होंने इसको खत्म करा दिया। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी मुशर्रफ दौर में अनाउंस हुई थी, खलीफा रिफाइनरी, आप पता कर लीजिए ग्वादर में, वो पैक कर दिया गया प्रोजेक्ट, नॉन कॉपरेशन ऑफ गवर्नमेंट। आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जो लोग जिसने नॉन कॉपरेट किया है वो क्या। इसी तरह जो एक जमाने में पाकिस्तान स्टील प्राइवेटाइज होने लगी थी, उसको भी रोक दिया गया। वो किसने रोका, क्यों रोका, इसकी डिटेल में आप जाएं। मुझे सारी बात का पता है लेकिन मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं यहाँ दुश्मनियां पालने नहीं बैठा, मैं यहाँ एजुकेट करने बैठा हूँ। पीआईए, रेलवेज, पाकिस्तान स्टील, ऐसे बहुत से महकमे हैं। फिर गैर जरूरी आप देखें दमदमाती हुई गाड़ियां, मैं सिर्फ ये अभी डॉल्फिन फोर्स है, मुझे ये नहीं समझ आती, पता नहीं उसका कहते हैं टायर लाखों रुपए का है और वो बाइक लाखों रुपए की, भाई ये CD70 के ऊपर क्यों नहीं ये चेस कर सकते। और पुलिस पूरी दुनिया में पीछे से नहीं आती, जब से वायरलेस इजाद हुआ है पुलिस हमेशा आगे से आती है, रिसेप्शन पार्टी आगे खड़ी होती है वेलकम करने, क्योंकि पीछे से वायरलेस में बता दिया जाता है कि ये इस नंबर की, इस कलर की ये गाड़ी है, ये बाइक आगे जा रहे हैं, तो आगे नाकों पर रोकते हैं। चेज करने की कोई फिल्म धूम नहीं बन रही कि धूम मचा देंगे एक टांग के ऊपर। मैंने तो नहीं कभी किसी डॉल्फिन फोर्स वाले को देखा कि वो एक टांग पे रगड़ता हुआ जाके गोलियां चलाते हुए वो कोई शॉट दे रहा है। इन बाइक्स में भी कमीशन। मकसद जब पूरा मुल्क एक बात पे लग जाएगा कि हमने सिर्फ कमीशन खाना है और चोरी करनी है मुल्क को लेके, तो फिर हालात वैसे होंगे जैसे हमारे हालात इस वक्त हुए। मेरे प्यारे भाई कासिम अली शाह साहब, उनसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है, बड़ा ताल्लुक है। कल उनका इंटरव्यू देखा, इमरान खान साहब के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया। अब उन्हें टिकट मिलती है या नहीं मिलती है, वो इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते। मैं एक बात आप सबको कहूंगा, कासिम भाई जब भी मुझे पर्सनली मिलते हैं वो मेरा बड़ा रिगार्ड करते हैं, मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ, 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टुक, 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टुक, जे ना लभे 6वां ते पंजे जाते मुक। इट इज वेरी काइंड ऑफ यू। उन्होंने पहले मेरे साथ एक प्रोग्राम BN एंटरप्रेन्योर मेरी रिक्वेस्ट पे दिया, जो कि बड़ा सक्सेस हुआ, 1000 बंदा हमने ट्रेन किया। अभी भी मैं उन्हें कहता रहता हूँ कि इकोनॉमी पे, फाइनेंस पे आप बात करें। मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर उन्होंने पॉलिटिक्स में आना है तो पाकिस्तान को किस चीज क्या करना चाहिए ये सबको पता है। बड़े बड़े नाम हैं, आप उन लोगों से पूछ लें जो हमारे पहले फाइनेंस के लोग रहे हैं। ऑल आर ब्रिलियंट, दे नो एवरीथिंग बट देयर हैंड्स आर टाइड अप। ये जो कमीशन माफिया है उन्हें डिसीजंस नहीं लेने देता। अगर आपने वाकई मुल्क को हल करना है तो आप, और एक मैं बात बताऊंगी, ये कमीशन माफिया सिर्फ अरबपति नहीं है, कमीशन माफिया छोटे भी बहुत हैं। अब बिजली 5 बजे तक, यूरोप में दुकानें बंद होती नहीं 5 बजे तक, भाई जब आप परमानेंट बिजली बंद हो जाएगी फिर आप दुकानें जल्दी बंद करना शुरू करेंगे। यहाँ पे तो ना हमारी फौज एक्शन लेती है, ना कोर्ट सेक्शन लेते हैं, ना पुलिस सेक्शन लेती है। और अगर कोई मैं क्या कहूँ, बस आप समझ गए होंगे कि रातों को भी अदालतें खुल जाती हैं और दोपहरों को भी खुल जाती हैं और सुबह को भी खुल जाती हैं और एक्शन भी हो जाते हैं। अब जाहिर है ये इससे आगे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हदूद होती हैं, इंसान को अपनी हदूद में रहना चाहिए। मैं अपनी हद में रहकर बात करूंगा कि मुझे नहीं समझ आई कि ये क्यों दुकानें खुली रखी जाती हैं। पैसे नहीं है आपके पास, 40% एनर्जी नीड्स आपकी सिर्फ डोमेस्टिकली पूरी होती हैं, 60% आपको इम्पोर्ट करना है। और डॉलर इस वक्त आपके अंदर शॉर्टेज है। डॉलर की शॉर्टेज इसलिए क्रिएट की हुई है कि डॉलर के भी शुभ हैं, उसके अंदर भी वो जिसे कहते हैं जी, डॉलर की बात हम कर रहे थे। डॉलर की गेम ये है सर कि अपने आप को कामयाब दिखाने के लिए 250 रुपए का इस वक्त मेरिट पे डॉलर है, जो कि आप सूनर और लेटर देख लीजिएगा 275 रुपए पे जाने की मेरी अक्ल समझ कहती है कि 10% से 12% इवेल्युएशन करनी पड़ेगी अगर IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, जो कि चारा कोई नहीं उसके अंदर गए बगैर। तो सिर्फ गुड गवर्नेंस दिखाने के लिए, विच इज नॉट गुड गवर्नेंस,
कि 250 की चीज को आपने 225 पे, उसका इफेक्ट क्या है, उसका नुकसान क्या हुआ है। जितने लोग रेमिटेंसेस बाहर से भेजते थे वो मजदूर लोग हैं, उनमें से ज्यादातर ने हुंडी के जरिए भेजनी शुरू कर दी, क्योंकि जब उन्हें 10% एक्स्ट्रा, बल्कि इससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा डॉलर की कीमत मिलती है बाहर से, तो वो बंदा जो है वो हुंडी के जरिए पैसा भेजता है, जिससे गवर्नमेंट को नुकसान होता है। इसी तरह जो एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने अपना जितना पैसा बाहर रख सकते हैं उन्होंने रखना शुरू कर दिया है, वो भी पेमेंट्स कुछ बाहर ले लेते हैं, और ऐसी वही जो चाइना के साथ गेम हो रही थी वही अब पाकिस्तान वतन अजीज के साथ हो रही है। तभी एक्सपोर्ट्स के फिगर्स भी गिरने शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो पैसा पेमेंट्स बाहर ले लेते हैं और एलसी कम अमाउंट की ले लेते हैं, वो उसको एडवांस में कर लेते हैं, बेतुमा कईयों के अपने दफ्तर है यहाँ से अपने भेजना है, वो उसको एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपने एक खुद ही डिफरेंस एक क्रिएट कर दिया। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी तो जहाजों में भर के जो है वो डॉलर्स दुबई, यूएई, दूसरे ममालिक में भेजना है ना, उनकी प्रायोरिटी ये तो है नहीं है। तो उस प्रायोरिटी के अंदर चक्कर ये है कि आप खुद ही देख लीजिए, हम इंडिया के जहाज कराची क्यों आते हैं या किसी और जगह पे क्यों आते रहे हैं। कुछ जहाज यहाँ से उड़ते रहे हैं जिनके अंदर बगैर चेकिंग के सामान जाता रहा है, बैग्स के बैग्स जाते रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि उनमें डॉलर थे तमाम बैग्स में। मैं कुछ नहीं आपको कह सकता है खास हद से आगे। तो मेरा अपने प्यारे भाई कासिम अली शाह को भी यही मैसेज है कि आप फरिश्ते भी ला के बैठा दें, जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, जब तक आप अपनी सनतों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप सेल्फिश इंपोर्ट्स को बंद नहीं करेंगे, जब तक आप लग्जरीज के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाएंगे, जब तक आप गवर्नमेंट के अखराजात को कम नहीं करेंगे, जब तक आप इन चीजों के मैनिफेस्टो बनाकर और उन पर अमल नहीं करेंगे। हमने नारे सुने ऑस्टेरिटी ड्राइव के, हुआ क्या, 14 मैसें बिकी, 20 गाड़ियां बिकी, उसके बाद नारा मारने वालों को खुद भूल गया। तो ये माफियाज जो हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा पिलर है जो फैसले ले रहा है। मैं एक इकोनॉमिस्ट, अपने आप को इकोनॉमी का स्टूडेंट कह सकता हूँ, फाइनेंस का स्टूडेंट कह सकता हूँ कि पिछले 34 साल मेरे अब हो गए बिजनेस में, 32 कहता रहा, मैं आज देख रहा था कि 2 साल गुजर गए, 32 बोलते तो 34 ईयर्स, उसमें मैंने उसकी वजह से मैं ये चीजें समझता हूँ। अब मेरी ये दरख्वास्त है, मैं तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स को पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, भाई कासिम अली शाह को भी कई बार कहा है कि आप सबसे पहले तो अवेयरनेस फैलाएं, फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाएं, फाइनेंशियल जिसे आप कहते हैं चीजें वो लोगों की नॉलेज में आए, ताकि लोग डिमांड करें, लोग प्रेशराइज करें, लोगों को पता हो अपने हकूक का। देखें, आप इंपोर्ट्स कम होनी चाहिए, एक्सपोर्ट्स को मराद देनी चाहिए। आप जो 15 करोड़ पाकिस्तानी है उसको ट्रेन करना चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट्स, बहुत पैसा है पाकिस्तान में लोगों के पास, इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने सोने की ईंटें अपने घरों के अंदर जो है, चूंकि मेरा फाइनेंस से ताल्लुक है, तो बड़े बड़े करेक्टर मेरे पास आते हैं, सोने की ईंटें लेकर रखी हुई हैं लोगों ने, उन्होंने छुपाया हुआ है तहखानों में और पता नहीं कहाँ कहाँ। मैं तो हंसता हूँ इन चीजों के ऊपर कि ये क्या करते हैं, बंदा उसके उसी पैसे की वजह से कत्ल हो जाए, तो इतना पैसा वैसे भी क्या करना है, 60-70 साल की जिंदगी है, बंदे ने मर ही जाना है, तो एक रीजनेबल सी लिविंग चाहिए होती है, जरूरियात पूरी हो जाए। मेरा तो यही है, मेरी तो इस वक्त तमाम तर जोर है अपने बच्चों को ट्रेन करने, मेरा जोर को पैसे इकट्ठे करने में नहीं, ये ट्रेन होगा तो खुद ही कमा लेंगे। मेरे वाले साहब ने मुझे ट्रेन किया, अल्लाह का शुक्र है, मैंने खुद कमाया अपने हाथों से, उन्होंने भी दिया, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं दिया, लेकिन मैंने भी कमाया। तो मैं तो भाई कासिम अली शाह को और तमाम स्पीकर्स को, जावेद चौधरी साहब को, अशरफ चौधरी को, जिसका जितना इन्फ्लुएंस है, रेहान अल्लाह वाला को, आजाद चाय वाला को, वो जो एक है डॉक्टर, आजकल डॉक्टर अफान साहब बड़े छाए हुए हैं, समोसा मेरे जैसे बंदों के पेट छोटे करा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर अफान को। और जावेद साहब, जावेद इकबाल साहब डॉक्टर हैं, वो बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं। आप में से किसी को इकोनॉमी पे अपडेट चाहिए तो मैं फिगर्स एंड फैक्ट्स के साथ आपको साबित कर दूंगा। मेरे पास फिगर्स एंड फैक्ट्स हैं, और वो मैं अखबारों की प्रिंटिंग से, इंटरनेशनल मीडिया से, क्योंकि मैं सारा दिन 3-4-5-6 घंटे तो मैं पढ़ता हूँ, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, बेशुमार मैं इकोनॉमिस्ट को राउंड द ग्लोब फॉलो करता हूँ, कि मेरा पैशन है, मेरा शौक है तालीम, इसलिए मैं करता हूँ, कोई मुझे मजबूरी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है अपनी रोजी रोटी तो मैं कमा ही रहा हूँ, तो मैं उनको ये सारी बातों में ब्रीफिंग दे सकता हूँ, ऑनलाइन भी दे सकता हूँ, ऑफलाइन भी दे सकता हूँ। अगर वो मुल्क को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करने की जरूरत है ये बताएं।
शाह साहब को मैं यही कहूंगा कि ये सबसे बेहतर होगा, आप एमएनए की सीट जीत जाएं, आप एमपीए की सीट जीत जाएं, आप मिनिस्टर बन जाएं, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं इस मुल्क के फेडरल और प्रोविंशियल मिनिस्टर से आज नहीं, जब मैं स्टूडेंट होता ना 25-30 साल पहले, मैं उनकी प्राइवेट निजी महफिलों में अपने वालिद साहब की वजह से बैठता रहा। देयर हैंड्स आर टाइड अप। वो जब तक पूरी कौम एक डायरेक्शन नहीं लेगी, आपने अभी देखा कि जिसको निकालना था उसको कैसे निकाला गया, जिनको लाना था उन्हें कैसे लाया गया। आप आगे भी यही देखेंगे। तो शाह साहब क्या करेंगे? मेरे दोस्त हैं, मेरी दुआएं, अल्लाह करे मेरी तरफ से तो अल्लाह करे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मेरी दुआ है, और उससे भी आगे कोई होता है तो बन जाएंगे। लेकिन जब काम ही नहीं करने दिया जाएगा, कोई एजेंडा ही नहीं है जिस पर काम करना है। शाह साहब ही की बात कहूंगा, एलिस इन वंडरलैंड का मशहूर फेमस, एवरी रोड लीड्स टू नोवेयर। पॉलिटिकली तो ठीक है, अब इलेक्शन जीत जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे, फिर क्या करेंगे? जो वादे हुए बन गए वो लाखों घर। देखें सर, एजेंडा वर्केबल, स्मार्ट गोल्स। अब ये मैं इन सबको, मैं क्या जावेद चौधरी साहब को, अशरफ चौधरी को, कासिम अली शाह भाई को, इन्हें मैं स्मार्ट गोल्स मैं पढ़ाऊं? ये सब मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सब मुझसे ज्यादा समझदार है। जब गोल्स पे इंप्लीमेंट ही नहीं करना, एजेंडा ही नहीं है कोई, तो होना ये चाहिए इस वक्त तमाम पार्टियों को बिठाया जाए एक जगह, जैसे उन्हें किसी और काम के लिए बिठाया जाता है। एक बननी चाहिए, आपकी थिंक टैंक बनना चाहिए जो फाइनेंस के हर मामले को स्क्रूटनाइज करके सिफारिशात पेश करे और असेंबली क्वेश्चन एंड आंसर करके। आप देखें दुनिया भर में क्वेश्चन होते हैं असेंबली में, आपने कभी हमारी असेंबली में क्वेश्चन होते देखे? पर्सनल रिमार्क्स होती हैं, लतीफे होते हैं, मजाक होते हैं, शादियां डिस्कस होती हैं, तलाकें डिस्कस होती हैं, ऐसी ऐसी फजूल बातें डिस्कस होती हैं। कभी आप कोई अच्छी स्पीच मुझे निकाल के दिखा दें जो इकोनॉमिक फिगर्स के ऊपर हो। ये नेक्स्ट डोर इंडिया की मैंने उनके मिनिस्टरों की बताई। आप गौतम अडानी की लाइफ स्टोरी देखें, कभी किसी की लाइफ स्टोरी बिजनेसमैन की यहाँ पे डिस्कस हुई है? यहाँ पे जब भी होता है हमारे कायद तुम्हारे कायद, शाम को टीवी पे बैठ जाते हैं, उसके बाद सरीना में जाके मशरूब पीते हैं मुख्तलिफ किस्म के, आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह के मशरूब पिए होंगे, और फिर जाके सो जाते हैं और क्या क्या मारते हैं, हाथ पे हाथ मारते हैं कि हमने आज कैसा बेवकूफ बनाया पब्लिक को। तो मैं ये बात बताऊं, अल्लाह ताला कामयाबी दे मेरे भाई को, बड़ी उनकी दोस्ती है, अकीदत है, मोहब्बत है, लेकिन जब तक फाइनेंशियल एजेंडा नहीं होगा ये कौम नहीं सही होगी। 5-6 महीने आप गुजार लेंगे, उसके बाद फिर आप इसी चक्कर में होंगे कि अब क्या करें, और किसी पे आप जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। अमेरिका ने आपको नहीं कहा कि आप प्लॉट बना के बेचें, अमेरिका ने आपको नहीं कहा कि करप्शन जो है उसको इनकरेज करें, अमेरिका ने आपको नहीं कहा कि बाय थिंग्स यू डोंट नीड, ऐसी चीजें खरीदें जो आपको नहीं चाहिए ताकि आपकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाए। अमेरिका ने आपको नहीं कहा कि इंडस्ट्री को तबाह कर दें। 70 महकमे जो है इस एफिशिएंसी से रिश्वत लेने के लिए इंडस्ट्री पे काम करती हैं। काश के वो इंडस्ट्री लगवाने के लिए ऐसे महकमे बनाए जाए। थोड़े अरसा सर ओवरलुक कर दिया जाता है। या कितनी सोशल सिक्योरिटी का काम हो रहा है, या कितनी बेनिफिट मिल रही है लेबर को, सब पैसे महकमों की जेब में जाती है। पर मैं तो आपको बता ही सकता हूँ, कह ही सकता हूँ, समझा ही सकता हूँ, और मैं हाजिर हूँ कौम के लिए। जो बंदा भी मुझसे डिस्कस करना चाहे मैं हाजिर हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पे एक खबर पड़ी है श्रीलंका की, आई ओपनर है वो हम सब के लिए। मैं श्रीलंका की खबर कह रहा हूँ। उनको अपनी आर्मी 1/3 करनी पड़ रही है क्योंकि खर्चा नहीं है उनके पास। याद रखें, जब से फतुआत का दौर निकला, जंगों का दौर निकला, हमेशा आर्मी के लिए पैसा चाहिए आपको। सोचें जरा, इस बात को सोचें। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। हमारी आन है, शान है, जान है ये मुल्क, हमारा जीना मरना इसी मुल्क में है। मैं किसी एजेंडे के तहत बात नहीं कर रहा, खुदा की कसम मैं वतन अजीज की मोहब्बत में बात कर रहा हूं कि ये मासेस इस चीज को समझें। जिसकी जितनी रीच है वो मेरे नाम से नहीं, अपने नाम से वीडियो बना ले, ब्रीफिंग मैं दे देता हूं। मेरा मेरा ये है कि मैसेज जाना चाहिए ताकि चीजें दुरुस्त। थोड़ा सा लोग प्रेशर बिल्ड करें, थोड़ा सा लोग पूछें। तो हजरत उमर से भी किसी ने पूछा था ना, कैसे बन गई भैया आपका आपका कद इतना है, कैसे बन गया आपका एक चादर में? तो उन्होंने एक्सप्लेन करना पड़ा कि जी ये एक बेटे की ली है मैंने, तो 2 चादरों से मेरा ये शर्ट बनी है। तो इधर तो कोई पूछता ही नहीं, इधर उन्हीं प्रॉपर्टियों में बैठकर लोग कहते हैं जी हमारा क्या ताल्लुक इनसे। हर बंदा दिन दिनाते हुए खुलेआम सारे काम करी जा रहा है।
तो बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान को हदायत दे, पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तान की मदद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब तक जिंदा हूं अपडेट्स देता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा इंशाल्लाह। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो, माफी चाहता हूं। किसी सियासी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक, और ना मैं कोई ताल्लुक रखना चाहता हूं, और मजहब के साथ ना ही ये इस लायक है। सॉरी टू से। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।